वेरी गुड। देखो इंडिफरेंस कर्व का क्वालिटी ही यही है कि आप एक्स एंड वाई गुड्स को इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो which gives you equal level of satisfaction. So A is the correct answer. चलिए let's go to the next question. Which of these is incorrect? अभी देखिए mu is negative, tu declines. When mu is negative, tu is negative. mu is positive, tu is increasing, or when mu is 0, tu is constant. Chalo, Jay, can you try? What can be the correct answer? I have no idea. No idea? Okay. चलो आपने अगर वीडियो लेक्चर देखा होगा ना तो आपको आएगा. चलो 2 participants raised hand. अब I will see who are these participants. किसने रेज हैंड किया है? अक्षा ने किया है. चलो अक्षा. B, when mu is negative, tu is negative. कैसे कैसे गलत? देखिए मैम तब tu तो डिक्रीजिंग होता है ना, नेगेटिव थोड़ी ना होता है. चलो हम प्रूव करके देख लेते हैं कि तुमने जो बोला, तुमने क्या बोला? ये वाला बोला ना, बी बोला ना, व्हेन mu इज नेगेटिव tu इज नेगेटिव. अब चलो मैं प्रूव करती हूँ. देखो tu का शेप क्या होता है? tu पहले इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम होता है और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है. तो दिस इज द शेप ऑफ tu हमेशा इस तरह का होता है. और mu किस तरह का होता है? इट इज अ नेगेटिव स्लोपिंग कर्व. सो चलिए ये नेगेटिव स्लोपिंग कर्व है और ये एक्स एक्सिस से भी नीचे जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव हो सकता है. सो दिस इज द mu कर्व. अब यहाँ पे आप मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, मैं आपको बोल रही हूँ, जस्ट समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये tu इंक्रीज हो रहा है, देखो ये इंक्रीज हो रहा है तो उसके सामने mu क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. सो व्हेन mu is increasing, sorry, tu is increasing, mu is positive. डिक्रीज तो हो रहा है पर पॉजिटिव हो रहा है. अब देखो ये पॉइंट पे mu 0 हो गया, ये एक्सिस को टच करता है मतलब 0 हो गया. उस टाइम पे tu जो होता है वो मैक्सिमम होता है. when tu is maximum at that point mu is 0. सो tu मैक्सिमम एंड mu इज 0. ये मैक्सिमम को आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो, दैट इज अ सेम थिंग. उसके बाद tu डिक्रीज होना स्टार्ट होता है. तो जब tu डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो mu भी देखिए यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है. तो ये स्टेटमेंट मैं रीड करती हूँ. व्हेन tu इज नेगेटिव, देखो tu नेगेटिव है तो सॉरी mu नेगेटिव है तो tu यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. तो भाई ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है डायग्राम को देखते हुए. When mu is negative, tu is negative, यहाँ पे वो डिक्रीज हो रहा है पर नेगेटिव नहीं जा रहा है. नेगेटिव कौन जा रहा है? सिर्फ mu. सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो किसने ये आंसर दिया था? बी वाला अक्षा. अक्षा ने दिया था ये आंसर. किसने बोला था ये आंसर? मैम आशिका ने दिया था. Ashka, right? So when mu is negative, tu is negative. When mu is positive, tu is increasing. ये तो correct है. देखिए tu यहाँ पे increase हो रहा है तो mu यहाँ पे positive है. When mu is 0, tu remains. मतलब ये statement भी. तो A, C and D correct statements हैं और B जो है वो incorrect statement है. Yes, कृति क्या बोलना है तुमको कुछ? कृति, you want to say something? यस मैम. मैम ये जो आपने डायग्राम बनाया है ना, हाँ, तो उसमें मैम mu ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब नीचे से स्टार्ट होता है ना, डिमिनिशिंग रेट से. ये रहा देखो, मैंने डायरेक्टली उसको डाउनवर्ड करना ही स्टार्ट किया है. मैम स्टार्ट, वो जो पहले स्टार्ट होता है वो डिमिनिशिंग रेट से स्टार्ट होता है ना. तो देखो डिमिनिशिंग मतलब देखो यहाँ पे तो मैंने देखो देखो कृति, आई विल मेक द पॉइंट क्लियर. देखो जस्ट अ मिनट, मैं इसको इरेज कर देती हूँ एंड आई विल मेक द पॉइंट क्लियर. ओके, ड्रॉ 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 ड्रॉ, या ओके. अब यस, अभी देखो यहाँ पे है ना कृति, यहाँ से मैंने ये mu कर्व स्टार्ट किया है, राइट? और देखो मैं mu को डायरेक्टली डाउनवर्ड ही स्टार्ट कर रही हूँ तो इट इज डिमिनिशिंग ओनली ना. जब आप कोई कर्व को डाउन करते हो मतलब देखो डिमिनिशिंग ही कर रही हूँ मैं, और ये बनाया मैंने mu कर्व.
तो MU कर्व का जो तुम बोल रही हो वो यहाँ से एक्सिस को टच करके हो रहा है, पर हो तो डिक्रीज ही रहा है ना. सो दिस इज अ MU कर्व. एंड ये Okay. जो होता है वो होता है TU कर्व. TU कर्व का शेप कुछ इस तरह से होता है, राइट. इंक्रीजिंग मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, डिक्रीजिंग MU डिक्रीजिंग, जीरो नेगेटिव, राइट. Okay, मैम. क्लियर हो गया? Yes, Okay. yes. ये आप अगर ये पॉइंट आपको देखो, आज तो मैं रिवीजन ले रही हूँ ना, तो मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकती, बट फॉर दिस यू कैन वॉच मैम्स वीडियो लेक्चर. मैम ने बिल्कुल डिटेल में करवाया होगा, राइट. ये आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट. चलिए, सो ये जस्ट मैंने आपको कृति, अगेन यू वांट टू से समथिंग? यू हैव रेज्ड योर हैंड. Okay, so now note down in your notebook. अपनी नोटबुक में लिखिए, अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एंड एवरी वन ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन. एवरी वन ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन. क्यों? क्योंकि ये टॉपिक नया है और इस पे वीडियो लेक्चर नहीं होगा. खुशबू हैज रेज्ड हैंड, जस्ट अ मिनट. श्रुति. Yes, ma'am. Shruti, can we make the arrangement where the students can unmute themselves? Ma'am, wait, ma'am. देखो, ऐसा ट्राई करो कि, क्योंकि जैसे कि अब बच्चों को कुछ बोलना है तो देन आई हैव टू सर्च फॉर दैट स्टूडेंट कि वो उसको ढूंढूं और फिर उसको अनम्यूट करने की परमिशन दूं. सो अगर वो दे आर रेस्पॉन्सिबल इनफ, आई अज्यूम दैट, तो उनको पता है कि कब माइक चालू करना है और बंद करना है, राइट? ओके. हाँ खुशबू, बोलो. मैम वो फोर्थ वाला था ना, उसमें आपने बोला A, C और D तीनों आंसर राइट है, पर उसमें से फाइनल कौन सा लिखना है? वो क्वेश्चन क्या था खुशबू? देखो वापस क्वेश्चन देखो, मैंने बोला A, C और D करेक्ट है, पर क्वेश्चन क्या है? इनकरेक्ट बताना है. तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ? B हुआ ना. सो आंसर इज B. मैंने तो समझाने के लिए सभी समझाए, राइट? चलो, ओके. अब यहाँ पे म्यूट कर दो खुशबू, आवाज आ रही है बहुत, म्यूट कर दो. ओके. द डिग्री ऑफ कॉन्वेक्सिविटी and indifference curve depends upon the rate of fall of marginal rate of substitution. अभी देखिए, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि हमने जो ये indifference curve का concept किया है, वो indifference curve is dependent on marginal rate of substitution. ये चीज तो आपको याद रखनी है. The slope of IC curve is always dependent on marginal rate of substitution. So that is the rate of fall. अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, वो डायग्राम ऐसे बनाना चाहिए, और ज्यादा डीप में बनाना चाहिए, और भी ज्यादा डीप में कर्व बनाना है. तो ये है कॉन्वेक्सिविटी, मतलब थोड़ा कॉन्वेक्स कम करना है, कॉन्वेक्स ज्यादा करना है, कॉन्वेक्स एक्सट्रीम करना है, तो वो बोलते हैं हम डिग्री. मतलब कॉन्वेक्सिविटी, हमको कॉन्वेक्स कितना करना है, ये डायग्राम वो किस पे डिपेंडेंट है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना डिक्रीज हो रहा है, उस तरह से उसका कॉन्वेक्स का शेप हम बनाएंगे. सो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्वेक्स शेप है, तो कॉन्वेक्स शेप का डिग्री कितना रहेगा, वो डिग्री का डिपेंडेंसी किस पे है? तो आपको आंसर लिखना है, डिग्री का डिपेंडेंसी है रेट ऑफ फॉल of marginal rate of substitution. Am I clear? Yes. Okay. चलिए, आज का नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा indifference curve for perfect substitutes and indifference curve for perfect complements. आज का हेडिंग लिखिए, indifference curve for perfect substitutes and indifference curve for perfect complements. Okay, Ashka. Yes, ma'am. Ashka, do you know the meaning of substitute and complement? Yes, ma'am. Yes. Can you share what you understand by this term?
Ma'am, complement means goods which are used jointly. Okay, and Like substitute. हाँ, give me the substitute examples. car and petrol, Okay, and substitute means which are used in place of another, like tea, coffee, like वेरी that. गुड, वेरी गुड. सो आई होप आपने ये कंसेप्ट तो पहले पढ़ा होगा ये वर्ड्स का, कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है हम साथ साथ हैं. हम साथ साथ हैं मतलब जो चीज़ें हमेशा साथ में ही यूज़ होती हैं, जॉइंटली यूज़ होती हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. एंड सब्स्टिट्यूट मतलब तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं मिली तो कोई और चलेगी. सो दैट इज सब्स्टिट्यूट. यू हैव रिप्लेस्ड, राइट. सो रिप्लेसमेंट, आप उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हो. तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है व्हेन अ कमोडिटी जॉइंटली डिमांडेड विद अनदर, जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड पेपर एंड पिज्जा एंड पेप्सी, ये हम साथ साथ में यूज करते हैं. सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री. सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोलते हैं, जो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है. मतलब पेप्सी नहीं होगी तो कोका कोला चलेगा, चाय नहीं होगी तो कॉफी चलेगा. सो दैट मीन्स दे कैन बी रिप्लेस्ड इजीली विथ ईच अदर. तो अब हमको कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता है, हमको सब्स्टिट्यूट का मतलब पता है. अब इन दोनों में इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सब्स्टिट्यूट मतलब जैसे कि कोका कोला एंड पेप्सी, दे आर दी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. अभी अभी कार एंड पेट्रोल भी, सॉरी कार एंड पेट्रोल इज कॉम्प्लीमेंट्री बाय मिस्टेक. सो कोका कोला एंड पेप्सी एंड टी एंड कॉफी हमने किया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. अब वेरी इंपॉर्टेंट, जो रेड में लिखा हुआ है वो एमसीक्यू में आ सकता है. जब भी कोई गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं तो उसका इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कैसा होता है? नोट डाउन कीजिए, कैसा होता है? पैरेलल स्ट्रेट लाइन विच हैज अ नेगेटिव स्लोप. सो ये आपको लिखना है इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. नोट डाउन कीजिए, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट IC are parallel, straight line, negative slope. This is the shape. अब ऐसा शेप क्यों है? Why this is parallel, straight line and negative? Because reason है. Reason is consumer equally prefers the two goods. मतलब जब भी आप कोई कंज्यूमर को सब्स्टिट्यूट गुड्स सामने रखते हो तो वो कैसी लालच करता है? अगर उसको 2 कप ऑफ कॉफी चाहिए तो उसके सामने 2 कप ऑफ टी चाहिए. 3 कप ऑफ कॉफी, 3 कप ऑफ टी. मतलब वो सामने इक्वल क्वांटिटी एक्सपेक्ट करता है. तो आप देखिए कि यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी मतलब एक्स एक्सिस पे 4 होगा तो y एक्सिस पे भी वो गुड का उसको 4 यूनिट्स ही चाहिए. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन he is ready to exchange one good for another at a constant rate. Very important, ये आपको पूछा जा सकता है. कांस्टेंट रेट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जब भी होगा तो रेट कांस्टेंट होगा. अब रेट कांस्टेंट होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये जो दोनों गुड्स हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं. मतलब दे आर नॉट द डिफरेंट गुड्स. जैसे एप्पल एंड बनाना दे आर द डिफरेंट गुड्स, बट टी एंड कॉफी दे आर द सेम गुड बट सब्स्टिट्यूट्स. आर यू गेटिंग मी? वो दोनों अलग चीजें नहीं है, वो प्रोडक्ट सेम है पर उसके सब्स्टिट्यूट है. तो जब भी कोई चीज सब्स्टिट्यूट होती है तो कंज्यूमर जो है वो इक्वल क्वांटिटी से ही सैक्रिफाइस करना पसंद करता है, जिसकी वजह से उसका जो इंडिफरेंस कर्व बनता है वो कैसे बनता है?
अभी देखिए पैरेलल मतलब मैं क्या बोल रही हूँ मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो गैप है ना, दिस गैप और उसी का गैप आपको इधर भी सेम देखने को मिलेगा, दिस इज नोन एज पैरेलल। अब अगर समझो मैं नया लाइन बनाऊंगी ना तो मैं गैप सेम ही रखूंगी, अगर मैं नया कर्व बनाऊंगी तो यहाँ पे गैप सेम आएगा। सो पैरेलल, पैरेलल क्यों आ रहा है? बिकॉज इक्वल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, आप जितना x का छोड़ रहे हो उतना y का छोड़ रहे हो, जितना x का गेन कर रहे हो उतना y का गेन कर रहे हो। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट रेट इट इज पैरेलल स्ट्रेट लाइन। आपको ये कर्व ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, ये आपको ड्रॉ करना है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, अक्षा wants to ask something. Yes, Aksha, please. मैम ये it is because two perfect substitutes are not really two different goods वाला statement Yes. समझा? देखो अभी मैं आपको बताऊं कि एक ही मिनट, हाँ देखो यहाँ पे मैं दो कर्व आपको आईसी कर्व ड्रॉ करती हूँ। अब जस्ट एक एग्जांपल लो अक्षा कि यहाँ पे मैं जो आईसी कर्व ये जो ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये आईसी कर्व इज फॉर एप्पल एंड बनाना, राइट? अब एप्पल एंड बनाना क्या वो सेम चीजें हैं? नो मैम, नो। आप एप्पल को बनाना को एक दूसरे के सामने रिप्लेस कर सकते हो? नो मैम, नहीं कर सकते। मतलब आप क्या करोगे, अगर एप्पल का क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो आप बनाना का क्वांटिटी डिक्रीज करोगे। सो ये टू डिफरेंट गुड्स है, पर यहाँ पे जो है वो आईसी कर्व इस तरह का है। ये आईसी कर्व इस तरह का क्यों बनाया है मैंने, आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि ये जो x गुड है और यहाँ पे जो y गुड है, ये x एंड y एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, वो सेम गुड होने की वजह से दे आर दी सेम गुड, तो आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं रहते हो। आप कॉम्प्रोमाइज कर मतलब आप क्या सोच रहे हो, मुझे 4 कप टी दे दे, 4 कप कॉफी दे दे, आप सेम क्वांटिटी यहाँ पे प्रिफर करने जा रहे हो। तो इसीलिए क्या होगा कि ये आप मतलब अगर मैंने यहाँ पे x के 4 छोड़े हैं तो उसके सामने मुझे 4 कॉफी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट गुड है। तो आप इक्वल रेशो छोड़ रहे हो, इक्वल रेशो गेन कर रहे हो। अगर यहाँ से मैंने 4 छोड़े तो यहाँ पे मैंने 4 गेन किए, यहाँ से मैंने 5 छोड़े तो यहाँ पे मैंने इक्वल अमाउंट से 5 गेन किए। तो देखो गेन एंड लॉस इज इक्वल, इसीलिए वो डाउनवर्ड तो हो रहा है पर स्ट्रेट लाइन भी हो रहा है, क्योंकि लॉस एंड गेन का जो रेशियो है दैट इज इक्वल 5:5। अब अगर किसी को पूछना है तो पूछिए। और डाउनवर्ड स्लोप भी क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि लॉस एंड गेन है यहाँ पे। यस। ओके, एनीवन एल्स? किसी को और पूछना है तो पूछ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आप सबने ये ड्रॉ कर लिया। और अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर दिस इज पैरेलल स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग at a constant rate, and reason for this is they are the perfect substitutes. चलिए नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने किया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने कार एंड पेट्रोल किया था। देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी, चलो इसी को समझाती हूँ मैं। पेन एंड इंक, right shoe and left shoe, automobile and petrol, sauce and hamburger, typewriter and typist। ये जो चीजें हैं वो साथ साथ में उसका डिमांड होता है। अब आप मुझे बताइए कि आप किसी शॉप में अगर जूते परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप एक उठा के लाते हैं कि 2 उठा के लाते हैं? दोनों ही उठाएंगे डेफिनेटली। तो जितना आप, अगर आपने 1 पेयर उठाया, एक शू लिया, तो उसके सामने उसी के साथ वाला दूसरा भी लेंगे। चलो आपको एक और सैंडल लेना है तो आप एक और सैंडल लेंगे, तो उसका पेयर लेंगे पूरा, आप एक चीज नहीं लेंगे। So that means complementary goods are used in certain fixed ratio. Very important. एक टाइपराइटर है तो मुझे एक टाइपिस्ट चाहिए, 2 टाइपराइटर है तो मुझे 2 टाइपिस्ट चाहिए, 3 टाइपराइटर है तो मुझे 3
टाइपिस्ट चाहिए। इसी तरह से मैंने एक जूता लिया तो उसके सामने वाला एक लेना ही पड़ेगा, फिर दो लिए तो उसके सामने जो दूसरा पैर है वो लेना ही पड़ेगा, तीसरा लिया तो तीसरा। आप देखिए यहाँ पे सर्टन फिक्स्ड रेशो आपको दिख रहा है कि अगर वहां पे एक बढ़ाया तो कंपलसरी आपको वहां पे भी एक बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गुड्स ऐसे हैं जो साथ में ही यूज किए जा सकते हैं। अगर आप एक जूता लेके आए तो वो कोई काम का नहीं है। तो राइट डाउन इन योर नोटबुक, केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, they are used in a certain fixed ratio. Why in certain fixed ratio? Because they cannot be substituted. They cannot be substituted. अगर एक टाइपराइटर है तो उसके सामने मैं वो टाइपराइटर के सामने टाइपिस्ट की जगह किसी और के साथ उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाऊंगी मैं, तो it cannot be substituted. They are used jointly. So अगर आप, if you are increasing the consumption of one commodity, you have to increase consumption of another commodity. If you are decreasing consumption of one commodity, then compulsory you have to decrease the consumption of another commodity also. So वो दोनों ही चीजें, increase भी साथ में होगी, decrease भी साथ में होगी। क्लियर? तो अब इसका डायग्राम कैसे होगा आप देखिए। अब है ना यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं किया हुआ है, तो जस्ट मैं देखो ये है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और उसके अंदर मैंने ये एल शेप कर्व बनाया है। देखो ये एक्स और ये वाई, तो चलो एक राइट का जूता और एक लेफ्ट का जूता, ठीक है। तो ये मैंने एक जूता लिया, देखिए यहाँ पे एक जूता लिया तो मुझे दूसरा भी यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, फिर यहाँ पे दो लिए तो फिर ये दूसरा भी लेना ही पड़ेगा, ये राइट का एक लिया तो मुझे लेफ्ट का भी एक लेना ही पड़ेगा। तो आप मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मैं अभी भी बोल रही हूँ, प्लीज डोंट गो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट इक्वल रेशियो के साथ दोनों ही एक्स एंड वाई इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो आप यहाँ पे देखिए कि अगर मैं x का कमोडिटी इंक्रीज कर रही हूँ तो मुझे y का भी करना। तो अगर मैं यहाँ से लाइन बनाऊं तो देखो कैसे बन रहा है, दिस इज एल शेप, दिस इज एल शेप। प्लीज ड्रॉ कर लीजिए ये, और इसमें मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ नहीं किया है, आपको वो भी करना चाहिए, राइट। x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर ये एल शेप कर्व बनाया है मैंने। खुशबू समझ में आ रहा है? यस मैम। अक्षा समझ में आ रहा है? यस मैम। कृति, जय, यस मैम। जय, Yes, ma'am. आशका, झील, Yes, ma'am. झील, हाँ झील का माइक में कुछ प्रॉब्लम है, इट्स ओके बट राइट ओके। अब सुजल, सुजल को समझ में आ रहा है? सुजल? यस मैम। ओके वेरी गुड। चलिए सो आपने ये ड्रॉ कर लिया। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट वर्ड है एल शेप रेक्टेंगुलर। आप देखिए, आपको ये चीज आपने भले समझ ली है पर हमको रट्टा ही मार देना है। क्या रट्टा मारना है हमको? सब्स्टिट्यूट होगा तो स्ट्रेट लाइन नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट होगा तो एल शेप, ये दो चीजें हमको याद रखनी है। चलिए लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब दिस इज जस्ट अ रिवीजन, अभी तक हमने जो दो चीजें की उसका रिवीजन। देखो इनडिफरेंस कर्व हमने अभी तक 3 डिस्कस किए हैं। ये पहला वाला जो है वो नॉर्मल इनडिफरेंस कर्व है। नॉर्मल इनडिफरेंस कर्व क्यों? वो ऑर्डिनरी गुड्स, जैसे कि मैंने बनाना एंड एप्पल का आपको एग्जांपल दिया। सो बनाना एंड एप्पल दे आर द 2 डिफरेंट गुड्स। यहाँ पे उन्होंने लिया है मूवीज एंड देन सोडा, सो दे आर द 2 डिफरेंट गुड्स, मतलब ऑर्डिनरी गुड्स। तो ऑर्डिनरी गुड्स जब भी होते हैं तो ऑर्डिनरी गुड्स में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बताइए? ऑर्डिनरी गुड्स में ये कॉन्वेक्स शेप वाला इंडिफरेंस कर्व है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? चलो बोलो बोलो, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग, वेरी गुड। सो हम यहाँ पे लिखेंगे
जब भी कोई ऑर्डिनरी गुड होता है, एक मिनट, डिमिनिशिंग। सो जब भी कोई ऑर्डिनरी गुड होता है तो ऑर्डिनरी गुड मतलब टू डिफरेंट गुड्स होते हैं, तो उसमें हमेशा हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, जिसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो रहा है। चलिए ये दूसरा जो अभी हमने किया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे उन्होंने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में एग्जांपल लिया हुआ है कि मार्कर पेन फ्रॉम लोकल मार्केट एंड मार्कर पेन फ्रॉम कैंपस बुक स्टोर। सो ठीक है, दे आर दी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब आप मुझे बताइए इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? करेक्ट, इट इज कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था कांस्टेंट क्यों हो रहा है, व्हाई रेट इज कांस्टेंट, व्हाई रेट इज कांस्टेंट, क्योंकि आप इक्वल नंबर से गेन एंड सेक्रीफाइस कर रहे हैं, राइट जय? व्हाई इट इज Yes, ma'am. कांस्टेंट? इक्वल नंबर से गेन हो रहा है। जैसे 4 मैंने x के छोड़ दिए तो उसके सामने y के मैंने 4 गेन भी किए, सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। और ये अभी हमने किया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जब भी होते हैं तो वहां पे एल शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 0। अब बताइए 0 क्यों, बताइए 0 क्यों, कौन बताएगा? खुशबू, वाई 0? मैम पता नहीं, ये Yes, बताएं। Aksha wants to say. Just a minute, I will unmute you. Yes, Aksha. मैम क्योंकि हम उनको सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर रहे हैं ना। देखो एक जूता लिया तो मैं दूसरा भी ले ही रही हूँ, फिर वापस मैंने एक और लिया तो मैं वापस, और तो मैं कहाँ सेक्रीफाइस कर रही हूँ? इंक्रीज हो रही है तो दोनों ही चीजें इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं तो दोनों ही चीजें डिक्रीज हो रही हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि मैं कितना ले रही हूँ और कितना छोड़ रही हूँ, पर यहाँ पे मैं लेने और छोड़ने का तो फंडा ही नहीं है, या तो मैं ले रही हूँ या तो मैं छोड़ रही हूँ। तो इसीलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज 0। ओके, ये जो चार्ट आपके सामने रखा हुआ है वो आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये नोट डाउन करना। हाँ, कॉन्वेक्स शेप होता है, ऑर्डिनरी गुड्स होते हैं तो एमआरएस इज डिमिनिशिंग, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो एमआरएस इज कांस्टेंट एंड एमआरएस इज 0 इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए आज मैंने बहुत मेहनत तो करी थी कि मैं आपको सब समझाऊं, पर आई एम डन क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है और अभी दूसरे का पीछे मीटिंग होगा, तो वो हमारी मीटिंग लास्ट टाइम के जैसे एब्रप्टली एंड कर देगा बिना सोचे कि भाई क्लास चल रहा है। तो ईमानदारी से मैं अपनी मीटिंग खुद ही एंड